जय श्री राम। सर्वप्रथम तो आप सभी को गुरु के मिथुन राशि में गोचर की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सब के लिए आने वाला ये समय बहुत शुभ हो। आप सब जानते हैं, बहुत बातें हो रही हैं इस बारे में कि गुरु अतिचारी हो गया है और ये 1 साल पता नहीं कैसा जाएगा। क्या क्या सच है, क्या क्या भ्रांतियाँ, आपके लगन पर इसका क्या असर होने वाला है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और विलंब नहीं करते हैं, वैसे ही ये वीडियो थोड़ी विलंब से आ रही है। आज की यात्रा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं बृहस्पति महाराज वृषभ राशि से, जिसको वो अपना मित्र नहीं मानते हैं शुक्र को, उसकी राशि से अब हम गुरु महाराज जा रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में ज़्यादा फेवरेबल है बृहस्पति के कारकत्व, हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अपनी दोनों राशियों से इस बार बृहस्पति महाराज केंद्र में आ रहे हैं, तो उसका एक एडवांटेज जो सभी को मिलेगा, चाहे आपका कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो। जो भी जुपिटर के ट्रेट है, बृहस्पति के कारकत्व हैं, वो हमारे जीवन में बढ़ने वाले। इस 1 साल में क्या क्या होने वाला है, पहले कुछ वो घटनाक्रम देख लेते हैं, कब कब क्या क्या होगा, फिर उसके असर पर बात करते हैं। देखिए जी, एक तो बुधवार 14 मई के दिन लगभग रात को 10:30 बजे बृहस्पति ने मिथुन में राशि परिवर्तन कर लिया है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद 13 जून को एक बड़ी घटना होने वाली है, गुरु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। फिलहाल वो जिस नक्षत्र में है वो मंगल का नक्षत्र होता है, मृगशिरा। आद्रा डिफरेंट तरह का नक्षत्र है, तो वो जब नक्षत्र परिवर्तन करता है तो उसका भी असर मिलता है। आद्रा इंडिकेट करता है चोरों को, आद्रा इंडिकेट करता है ऐसे लोगों को जो दूसरे को पीड़ा देने में खुशी महसूस करते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आद्रा नक्षत्र वाले लोग ऐसे होते हैं, बट बृहत संहिता बताती है कि अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग व्यवसाय के लोग आते हैं। उसमें जो इनके अंडर आते हैं वो है जो ब्राइब लेते हैं या किसी को कष्ट पहुंचा रहे होते हैं, किसी को दुख दे रहे होते हैं, ऐसे किसी काम में हो तो उनको आद्रा नक्षत्र से देखा जाता है। जब बृहस्पति इस पर आएगा तो उन लोगों को सद्बुद्धि आएगी, या यूँ कहें कि उन्हें रियलाइज़ होगा कि वी आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, और अपना पथ बदलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बारे में हम आगे भी जब आद्रा में आएगा तब देखेंगे। फिर 13 अगस्त 2025 को जल्दी से वो अगले नक्षत्र में भी चला जाएगा, लगभग 2 महीने के अंदर अंदर, और वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा, जिसको बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में क्या होता है, इस नक्षत्र में वो लोग आते हैं जो समाज में भरण पोषण कर रहे हो, जैसे आपके घर के मुखिया, समाज का मुखिया, जो मतलब लोगों को काम दे रहा हो, काम बढ़ा रहा हो, ऐसे लोगों को हम पुनर्वसु से देखते हैं। तो अगर आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, या आप ओनर हैं किसी काम के, आपके अंडर 30-40 लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में बेहतरी होने के योग है। नर्सिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बेहतर हो जाएगा। कब? 13 अगस्त 2025 के बाद। आगे देखते हैं, फिर 18 अक्टूबर के दिन ये जल्दी से दौड़ता हुआ कर्क राशि में चला जाएगा। इसी के बारे में ज़्यादा बात हो रही थी कि कर्क राशि, गुरु मिथुन राशि बड़ी जल्दी क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना, किसी ने बोला है कि 7 साल में पहली बार गुरु अतिचारी हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें शायद खगोल शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा जिन्होंने ऐसी बात बोली। अन्यथा आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, हर साल बृहस्पति अतिचारी होते हैं, हर साल बृहस्पति वक्री होते हैं। ये हर वार्षिक क्रिया है, होती ही होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो इस राशि को जल्दी से कवर कर जाएंगे, मतलब कम टाइम में पूरा चला जाएगा, 18 अक्टूबर को चले भी जाएंगे। जब कभी भी ऐसी घटना होती है तो हम पहले तो ये देखते हैं कि उस राशि में वो ग्रह उच्च तो नहीं था। एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, भाई एक राशि को आप जल्दी से छोड़ रहे हैं, या हमें दुनिया से या पृथ्वी से देखने में महसूस हो रहा है कि आप उस राशि को आप जल्दी से क्रॉस कर गए, तो इसका अर्थ ये है कि उस राशि के गुणधर्म के साथ आप लिप्त नहीं हो पाए, या उस तरह का परिणाम जो आपको धीरे धीरे देना चाहिए था, स्वाद के साथ धीरे धीरे करके आता, वो आपने जल्दी से दे दिया। तो ऐसे में हमारा ध्यान जाता है, भाई उच्च की राशि में ग्रह अतिचारी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उसे थोड़ा लंबे टाइम तक रुकेगा तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। मिथुन के साथ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, अगर वो जल्दी चला भी जाता है
अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जल्दी चला भी जाता है तो भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं होने वाला समाज का कि अरे ये क्या हो गया। वैसे भी वो वापसी भी आ रहा है, कुछ समय बाद वो वापस मिथुन में आएगा, अपना बाकी का टेन्योर पूरा करेगा और फिर वो वापस जाएगा। तो 18 अक्टूबर तक अभी जो हम फलित करेंगे उसका एक जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 14 मई से 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर के बाद 11 नवंबर को कर्क राशि में गुरु वक्री होकर फिर वापसी की यात्रा चालू करेगा। 18 अक्टूबर को जाएगा और जो मैंने डेट आपको बोली है 11 नवंबर को वो वापसी करने वाला है। तो वो रेट्रोगेट हो जाएगा, पीछे की तरफ आना चालू होगा पर रहेगा कर्क में ही। उसके बाद 5 दिसंबर को महाराज वापस मिथुन में आ जाएंगे और फिर वहाँ पर लंबा समय बिताएंगे। 5 दिसंबर के बाद से फिर जो आज हम फलित करने वाले हैं वो दोबारा से लगना स्टार्ट हो जाएगा, वक्री रहेंगे वो। उसके बाद बृहस्पति महाराज 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, मतलब मिथुन में पीछे की तरफ आते 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 वो सीधे हो जाएंगे या वापसी वो अपने डायरेक्ट मोशन को अटेन करेंगे 11 मार्च को। 11 मार्च 2026 को 8:59 के आसपास ये घटना होगी, डायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2 जून तक वो मिथुन में ही रहेंगे, फिर 2 जून को वो कर्क में चले जाएंगे। तो ये घटनाक्रम है। अब आते हैं अलग अलग लग्नों से इसको कैसे देखना चाहिए। एक बात और, बृहस्पति अकेले तो परिणाम दे ही नहीं सकता, शनि राहु केतु सभी ग्रह अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर को कवर करेंगे, बृहस्पति को, शनि को और राहु केतु एक्सिस को। उसके आधार पर देखेंगे अलग अलग लग्नों पर इसका क्या असर होने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष लगन से। देखिए, मेष लगन में तीसरे भाव में बृहस्पति आने वाला है। वो भाग्यस्थान का स्वामी है, भाग्यस्थान पर वापसी दृष्टि डालने वाला है, वो सप्तम को देखने वाला है, वो लाभ भाव को देखने वाला है। इसी दौरान शनि महाराज 12वें घर में रहेंगे, वहाँ से वो भी नवम भाव को देखेंगे। कुल मिलाकर अगर मैं इस समय को जज करूँ तो मैं कहूँगा आपके भाग्य के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठकर है, फ़ायदेमंद है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, आपकी उन्नति में सहायक होगा। दूसरा, मैरिड लाइफ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज का स्कोप बनेगा, और अगर आप मैरिड हैं तो 7th हाउस रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि पार्टनर की ग्रोथ अच्छी दिख रही है, जीवन साथी स्ट्रांग होता दिख रहा है, पर वो आपके फेवर में जाएगा उसकी संभावना कम है। तीसरे के बृहस्पति को वैसे शुभ नहीं लिया जाता, आपको पता होगा, इसको बृहस्पति का मरण कारक स्थान कहा जाता है, तीसरा भाव। तो कहने का अर्थ ये है कि इस दौरान जीवन साथी की उन्नति, लेकिन उसके द्वारा आपका पीड़ित या आपको स्ट्रेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक, आपके भाग्य के लिए ओवरऑल अच्छा है, ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि भाग्यस्थान को भाग्यस्थान का स्वामी देखने वाला है। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होने वाली है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष लगन वाले रिस्क लेने में विश्वास रखते हैं, करेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, और कर भी लेते हैं। पर जब बृहस्पति तीसरे भाव में हों तो शास्त्र कहता है कि आप धीमा, आपके जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपको हर चीज़ में लगेगा यार इसमें नुकसान ना हो जाए, नफ़ा नुकसान सोचने लगोगे। तो ये कुछ हद तक ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है। इस साल मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मत जाइएगा, संभावना भी कम है और आप जा भी नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत हाई हैं इस दौरान। अगर आप विदेश से जुड़ा काम करते हैं, आप इंटरस्टेट काम करते हैं, तो एक शहर से दूसरे शहर आपका भागा दौड़ी बनी रहेगी, ये उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये रहने वाला है मेष राशि के लिए। इसके अलावा मेष लगन के लिए क्षमा कीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं। मैं कुछ भाव आपको बता रहा हूँ, यदि आपका लग्नेश यानी कि मंगल उन भावों में बैठा है तो ये गुरु का गोचर आपके लिए और फ़ायदेमंद होने वाला है। ये भाव कौन से हैं? ये भाव है पहले तो तीसरा ही, तीसरे भाव में यदि मंगल बैठा है आपका तो ये लाभ देगा। दूसरे भाव में हो तो भी, अष्टम भाव में हो तो, नवम में हो तो भी फ़ायदा है, द्वादश में है, 12वें घर में है तो भी एडवांटेज देगा, छठे घर में मंगल बैठा है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर पंचम में मंगल बैठा है तो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप इन सितारों की भाषा समझना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है। हमारे 3 लाइव कोर्सेज जहाँ पर आप ऑनलाइन लाइव हमसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लॉन्च होने जा रहे हैं जून में।
इसमें एक कोर्स होगा जिसमें फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, दूसरे में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कराई जाएगी और तीसरा एडवांस कोर्स रहने वाला है। ये सभी कोर्सेज लाइव होंगे, इस वजह से आप मुझसे और मेरे बाकी जो अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे सीधे पढ़ पाएंगे और अपने शंका के समाधान भी ले पाएंगे। तो देर किस बात की है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, क्योंकि लाइव बैचेस में हम कम स्टूडेंट लेते हैं क्योंकि जिससे इंटरेक्शन हो पाए। तो आप अभी अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं आने वाले कोर्सेज़ के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो 9821820026 पर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी कि आपको क्या जानना है। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का, मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। देखिए, अगर वृषभ लगन हो यानी कि आपके कुंडली के अपर मिडल बॉक्स में 2 नंबर लिखा हो, तो आपके लिए शनि महाराज आने वाले हैं 11वें घर में और बृहस्पति का गोचर रहेगा आपके धन भाव में। राहु केतु एक्सेस चौथे और दशम भाव में बनी रहेगी इस दौरान। कुछ समय बाद ही राहु केतु चेंज हो जाएंगे। अब इसका फलित की बात करते हैं। देखिए, लाभ भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में होना, योग कारक का लाभ भाव में होना, ये दिखाता है कि इस समय फाइनेंशियल गेन के योग बन रहे हैं, आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं, पैसा बढ़ना दिखता है आपका। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि धन और लाभ के स्वामी पर अगर हम दृष्टि डालें तो लाभ अधिपति का धन भाव में आना, लाभ भाव में शनि जो कि इस कुंडली के लिए हाईली ऑस्पिशियस प्लैनेट है उसका पोजीशन, ये ओवरऑल दिखाता है कि ग्रोथ की संभावनाओं को यहाँ बहुत बल मिलता है। प्लस राहु का दशम भाव में गोचर भी लाभदायक है। तो कुल मिला के आपके लिए स्थिति बड़ी अच्छी बन रही है और पैसे कमाने के अच्छे योग हैं। इसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए छठे से छठे का मालिक बृहस्पति बनता है जो कि छठे घर को देख रहा है और शनि छठे से छठे में विराजित है। इस आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी उन्नति के योग हैं, आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के योग हैं। तो उस तरफ ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम वगैरह अगर क्लियर करने की तरफ सोच है आपकी, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगी। इसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ इन-लॉज, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अष्टम अधिपति आपके परिवार के भाव में यानी दूसरे भाव में विराजित है। इस लगन के लिए बृहस्पति को बहुत शुभ नहीं माना जाता। वैसे भी बृहस्पति इस दौरान शनि को अपनी राशि में कैरी कर रहा है। इसका असर ये दिखता है कि ससुराल वालों का इंटरफेरेंस, अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी के घर से, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति के घर से, उसको सीमित रखिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपकी मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ड्यूरिंग दिस 1 ईयर जो मैंने बताया। 5 दिसंबर से पहले थोड़ा सा अक्टूबर तक, उसके बाद फिर 5 दिसंबर के बाद से ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और है, लोन रीपेमेंट के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि अगेन छठा भाव लोन रीपेमेंट को भी दिखाता है। अगर छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो भी धन भाव में बैठकर, तो ये दिखाता है कि पैसा चुकाया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो अगर कोई कर्जा है सर पर और आप सोच रहे हैं कि कब तक उतारें, कैसे करें, तो इस दौरान EMI वाली झंझटें ख़त्म कर सकते हो। अगर परमात्मा की कृपा से पैसा मिले तो ये सबसे पहले काम करना। इसके बाद आपका जो स्ट्रेस है ना वो कम होने वाला है, ये दिखता है। थोड़े टाइम पहले तक बृहस्पति लगन में था, अष्टमाधिपति का लगन में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी शुक्र के लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है वृषभ लगन के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसका लगन को छोड़कर दूसरे भाव में शिफ्ट करना होना, ये दिखाता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो पिछले साल रहा है वो रिड्यूस होने वाला है। और शुक्र यदि आपकी कुंडली में, यदि आपका जो लग्नेश है अगर चौथे भाव में बैठा है जन्म कुंडली में, या पंचम में बैठा है, या छठे में बैठा है, या 9वें घर में है, आपके कर्म स्थान पर है, आपके लगन में ही मौजूद है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत शुभ जाने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन क्या होता है? मिथुन लगन जब अपर मिडल बॉक्स में 3 नंबर की राशि लिखी हो तो उसको मिथुन लगन कहते हैं। आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज लगन में ही गोचर करने जा रहे हैं। आपके तीसरे भाव में केतु होगा, नवम भाव में राहु होगा और 10वें घर में शनि। अब इसको समझते हैं। दशम भाव के स्वामी का लगन में गोचर, और उसी दौरान शनि जो कर्म का कारक है, भाग्य का स्वामी है
अष्टम का स्वामी है, वो दशम भाव में गोचर करने जा रहा है। ये प्रोफाइल चेंज को इंडिकेट करता है, ये काम में बदलाव को इंडिकेट करता है। तो अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे, प्रोफेशनली कुछ सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव किया जाए, तो ये टाइम पीरियड उसके लिए शुभ होने वाला है। इस तरह के प्लान अब आपके एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी प्लानिंग थी तो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। यहाँ पर गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि, सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि, साथ में शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो द्विग्रह गोचर के अनुसार आपके विवाह के योग बनते हैं। अगर आपका वैवाहिक विवाह का समय है तो, या आप विवाह के योग्य हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप विवाह के बारे में सोचिए। इस दौरान अगर प्रपोज़ल ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो परमात्मा की कृपा से कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाई हैं। इसके साथ साथ आपके पंचम भाव पर संतान कारक बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी जब वो लगन में गोचर करेगा। ये भी दिखाता है कि प्रोजेनी और कंसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ऐसे युगल हैं जो अब बच्चा करना चाह रहे हैं, बच्चे के बारे में सोच रहे थे, तो मेरा सुझाव रहेगा कि इस बारे में सोचिए सीरियसली। इस टाइम पीरियड पर उस चीज़ को अगर आप करते हैं, बच्चों के बारे में आगे बढ़ते हैं, तो आपको लाभ रहेगा। एक बात और, यहाँ पर तीर्थ यात्रा की संभावनाओं को बल मिलता है। इस साल जिस तरह का चार्ट आपका नज़र आ रहा है, तो परमात्मा की कृपा से अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाना, अलग अलग एनर्जी के जो कहते हैं ना सोर्सेज हैं, वहाँ पर जाने की संभावनाएं बहुत हाई हैं। तो इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम रखिएगा, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह जब लगन में आता है तो लगता है हम ही ने दुनिया उठाई हुई है, हमारी वजह से ही दुनिया चल रही है। तो इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आप हो या ना हो दुनिया फिर भी चलेगी, वैसे ही चलेगी। तो ज़्यादा तनाव ना लें, मेरा सुझाव ये रहेगा। अब बात करते हैं बुध अलग अलग इस लगन के लिए कहाँ बैठा हो जिससे ये गोचर आपके लिए और फेवरेबल हो जाए। तो गुरु अगर आपकी, क्षमा कीजिएगा, बुध अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है तो, चौथे में है तो, पंचम में है तो, अष्टम भाव में, नवम में, दशम में या द्वादश भाव में अगर गुरु है तो ये आपके लिए लाभदायक है। इतना ही नहीं, अगर जहाँ गुरु बैठा यानी लगन में ही अगर आपके बुध बैठे हुए महाराज, तो भी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, क्या पता कोई त्रुटि रह गई हो। जिन भावों को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन जहाँ स्माइली बनी हुई है, उन भावों में यदि आपका लग्नेश विराजित है तो ये गोचर आपके लिए और शुभ हो जाएगा। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन जब लगन में अपर मिडल बॉक्स में 4 नंबर लिखा हो तो उसे कर्क लगन कहते हैं। आपके केस में बृहस्पति 12वें घर में आए हैं, शनि महाराज आपकी कुंडली में 9th हाउस में चल रहे हैं, और राहु केतु एक्सेस आपकी कुंडली में दूसरे और अष्टम भाव में। क्या दिखता है इस टाइम पीरियड पर? इस टाइम पर दिखता है कंपटीशन से आपको लाभ होने वाला है। अगर आप किसी व्यवसाय में हैं और मोनोपोली है आपकी, अपने हिसाब से काम करते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, ऐसी मार्केट में जाओ जहाँ पहले से कंपटीशन हो, संघर्ष हो रहा हो। ठीक है, जॉब में हो तो भी कहूँगा कि ऐसी किसी प्रोफाइल के लिए आप जाइए जहाँ पर आपको लगे कि आपको टक्कर देनी है, लोग आपको टक्कर दे रहे हैं, मतलब कम्पीट कर रहे हैं। यदि आप छात्र हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, उसमें फ़ायदा होने के योग बढ़ रहे हैं आपके। तो ये समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरह के संघर्ष के लिहाज से बहुत शुभ है। इसके अलावा यदि आप लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, लोन मिलने की सोच रहे थे कि मिल जाए, कहीं से अरेंजमेंट हो जाए, तो इस समय वो भी मिलने के योग बढ़ रहे हैं। जो बच्चे मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेडिकल ऑप्ट किया एज अ करियर, उनकी लाइफ में भी इस दौरान चीज़ें पहले से बेहतर होती नज़र आ रही हैं। तो लोन के लिए मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहा, प्रॉपर्टी और एसेट जनरेशन यानी कि घर बनाना। अगर आप घर या गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे थे तो इस साल उसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि अब जो बृहस्पति का गोचर आया है वो आपके लिए लाभदायक है, प्रॉपर्टी के केस में भी और वाहन के केस में भी। घर में कोई बड़ा काम करवाना था, कोई बड़ी चीज़ लानी थी, तो आप इस दौरान उसके बारे में सोचिएगा, अच्छा होने के योग दिखते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से भी देखें तो जब 12वें घर में बृहस्पति का गोचर हो और वो भी मोक्ष त्रिकोण की लगन हो, 4 नंबर का लगन, और द्वादश भाव में गुरु का गोचर, ये स्पिरिचुअल जर्नी को भी आपके एडवांसमेंट दिखा रहा है वहाँ पर। यानी कि
अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए या किसी गुरु से दीक्षा ली हुई है, गुरु से मंत्र जाप आप करते हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि अपनी जो भी नियम है माला का या जिस भी तरह आप परमात्मा को याद करते हैं उसको रेगुलर रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा कहाँ कहाँ बैठा हो जहाँ से ये योग और बेहतर हो जाए। देखिए, अगर दूसरे भाव में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में है तो, चौथे भाव में तो, छठे में भाव में अगर है तो भी, कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित है तो, वृषभ राशि में चंद्रमा यानी उच्च का चंद्रमा है तो, ये सारी कंडीशन ये दिखाती है कि इस दौरान आपकी बेहतरी के योग है। मतलब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आपके लिए और फेवरेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंह लगन कब होता है? सिंह लगन तब होता है जब अपर मिडल बॉक्स में 5 नंबर की राशि हो। आपकी कुंडली में लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जो कि शुभ माना जाता है, और शनि आपके अष्टम भाव में विराजित हैं आजकल जो चल रहे हैं। लगन सप्तम में राहु केतु एक्सिस है। हालांकि बृहस्पति फेवरेबल हो गया है, लेकिन ओवरऑल प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है सिंह लगन के लिए। पर हम पहले देखते हैं कि इसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, गुरु क्या क्या दे सकता है। आपके बच्चों के से जुड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई के लिहाज से इस समय बहुत अच्छा है, फोकस आपका बढ़ेगा। हायर एजुकेशन के बारे में प्लान कर रहे थे तो भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चे नहीं हैं और बच्चों के बारे में सोच रहे थे कि कब किया जाए, तो ये टाइम बहुत अच्छा है संतान उत्पन्न करने के लिए, अपनी जो भी प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने का। तो इस टाइम पीरियड का इस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके मित्रों का सहयोग आपको इस दौरान मिलता दिख रहा है। उसका कारण क्या है कि तीसरे भाव पर तीसरे से तीसरे यानी कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, जो काल पुरुष की तीसरी राशि में बैठा है। दोबारा समझाऊं, तीसरे भाव पर काल पुरुष की तीसरे भाव में बैठे और तीसरे से तीसरे के स्वामी गुरु की दृष्टि है। ये इतना 3-3-3 आ रहा है कि अगर इस दौरान आपके मित्र आपको कोई सुझाव दे कि ये करते हैं इससे फ़ायदा होगा, ये काम से लाभ रहेगा, तो आप उसको सीरियसली कंसीडर करना, उससे आपको एडवांटेज मिलने के योग बनते हैं। स्पेशली अगर कोई करियर में आपका मित्र है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है या सहयोग की बात कर रहा है, तो वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है आपने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि माता के भाव से अगर हम देखें तो अष्टम में शनि का गोचर, गुरु का गोचर है, और शनि महाराज वहाँ से पंचम में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा कंसर्न बना रहेगा। कोशिश कीजिए, अगर छुटपुट भी कोई भगवान ना करे लगे कि तबीयत सही नहीं है, तो प्रॉपर इलाज हो, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा, एक ये सुझाव रहेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस दौरान ना ही करे तो बेहतर है, किसी और से करवाएं। कहने का मतलब है कि पैसे को लेकर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर है अपने पार्टनर से, जीवन साथी से या किसी और से जो भी आपको लगता है कि ये जेन्युइन बंदा है, उससे फंड मैनेजमेंट करवाएं। इस दौरान कहीं की गई इन्वेस्टमेंट, कहीं लगाया गया पैसा वहाँ फंस सकता है, तो अपने दिमाग से ना लगाएं। बाकी जो सहयोग मिल रहा है दोस्तों का, बाकी लोगों का, उनके आधार पर निर्णय लें कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुंडली में सूर्य कहाँ पर हो जिससे आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। तो यदि कुंडली में तीसरे भाव में आपके सूर्य है, या लगन में सूर्य है, धन भाव में सूर्य है, सुख भाव में सूर्य है, पंचम में अगर 5th हाउस में सन पोजिटेड है, या 8th हाउस में बैठा हुआ है, या 9th में है, 10th में है, 11th में है, इन सब जगह पर इस गोचर का बहुत फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है। ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा।